जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष, वेलकम टू डेली करंट अफेयर। आइए चर्चा करते हैं 30 जून 2025 के उन करंट अफेयर इवेंट्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन, जैसे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के। आई होप आप पिछले करंट अफेयर्स को फॉलो किए होंगे और आपको ये लगा होगा कि करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और प्रिसाइज है, जहां बिना ज्यादा समय गवाए सिर्फ उन चीजों पर स्टिक किया गया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। गुप्तचर संस्था रॉ RNW का क्या है, नए प्रमुख को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। कौन है? तपन डेका, रवि सिन्हा, अमिताभ माथुर एंड राजेंद्र खन्ना। अगर चर्चा की जाए तो वर्तमान में इन्हें नया अपॉइंट किया गया है, रवि सिन्हा को। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वर्तमान में जो ऑनगोइंग रॉ के चीफ है उनका रिटायरमेंट हो चुका है, जिनका नाम था समंत गोयल। उनकी जगह नए आए हैं रवि सिन्हा। 1988 बैच के IPS ऑफिसर है, छत्तीसगढ़ कैडर है और अब इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंटेलिजेंस डेवलपमेंट में। अमेरिका में खालिस्तान जो मूवमेंट चल रहा है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का एग्जैक्ट लोकेशन बताने में भी बड़ा नाम निभाया है किन्होंने, मिस्टर रवि सिन्हा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द क्वेश्चन, The Sugamya Bharat app launched by the government of India is primarily aimed at addressing the needs of which group? भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया सुगम्य भारत ऐप मुख्य रूप से किस समूह की आवश्यकता को पूरा करने का उद्देश्य से है, मतलब किसके लिए बनाया गया है? तो बेसिकली इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया है जो पर्सन्स है, विकलांग व्यक्ति है, उनको सुविधा देने के लिए, उनको तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए क्या किया गया है, सुगम्य भारत ऐप की शुरुआत की गई है। इसका डिस्क्रिप्शन अगर देख ले, सो द एम इज द सुगम्य भारत एम इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये वाला सवाल भी आपके एग्जाम के लिए बन सकता है कि कौन से मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है, तो इट इज लॉन्च बाय होम, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, पार्ट ऑफ एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। सुगम्य भारत अभियान की तरफ इसे लॉन्च किया गया है। क्या होगा? इट एम टू एम्पावरिंग दिव्यांगजन पर्सन विद डिसेबिलिटी टू रजिस्टर एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड ग्रीवेंसेस and to share information about the accessible public place। चलिए आगे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा वर्तमान में मोदी सरकार का ये स्पेसिफिक एजेंडा माना जा सकता है, जहां उन्होंने दिव्यांगों के लिए अलग नाम किया और ये शब्द भी दिव्यांग भी मोदी जी द्वारा ड्राफ्ट किया गया। CDEC recently signed an MOU with MEPZ to develop what kind of platform? भारत की दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहा जाता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिन्हें हम CDEC के नाम से जानते हैं। उसने एक और ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है मद्रास एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, MEPZ, ठीक है, उसके साथ यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो बनाने के लिए MOU साइन किया है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ावा देगा। The platform will digitally integrate various SEZ service and improve efficiency and transparency। वो क्या करेगा? वहां पे efficiency और transparency को बढ़ाने के लिए काम करेगा। तो क्या इसका कलेक्ट आंसर रहेगा? तो वो है यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर SEZ सर्विस, विशेष आर्थिक क्षेत्र के सेवाओं के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। CDEC का फुल फॉर्म आ सकता है, किसके लिए MOU साइन हुआ, इस तरह के क्वेश्चन हमने कई पुरानी एग्जामिनेशन में देखे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द क्वेश्चन, सलखन फोजाइल पार्क रिसेंटली रिकमेंडेड बाय फॉर यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क स्टेटस इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये टेंटेटिव लिस्ट एक जारी की गई है यूनेस्को द्वारा, उसमें ग्लोबल जियो पार्क स्टेटस के लिए एक जो फोजाइल पार्क जिसे सलखन के नाम से जाना जाता है उसे इंट्रोड्यूस किया है। कहाँ का है ये? तो ये सिचुएटेड है कहाँ पर? आपका उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के बाग जो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट आपका आता है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, वहां पे ये लोकेटेड है। अगर इसको फाइनली इसमें काउंट किया जाता है जियोपॉलिटिकल स्टेटस में, तो ये भारत का पहला यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क के नाम से क्या किया जाएगा, जाना जाएगा। दो तीन चीजों से न्यूज में है। एक तो यूनेस्को अपने आप में महत्वपूर्ण है, उसका हेडक्वार्टर कहां पर है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि यूनेस्को का फुल फॉर्म और उसका हेडक्वार्टर कहां पर सिचुएटेड है। भारत में टोटल नंबर ऑफ यूनेस्को साइट्स कितनी है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन के फ्रंट पे काफी महत्वपूर्ण होता है। यहां से सवाल हमने पिछले काफी समय से देखे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ द Q4
फाइनेंशियल ईयर 2025 क्वार्टर 4 की रिपोर्ट जो आई है, व्हाट वाज इंडियाज करंट अकाउंट सरप्लस। करंट अकाउंट किसे कहते हैं? तो एक ऐसा अकाउंट जिस पर आप क्या कर रहे हैं, जो आप फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार जितना भी आपका हो रहा है, जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, उसे आप करंट अकाउंट कहते हैं। और ये करंट अकाउंट पर वर्तमान की रिपोर्ट है कि भारत ने कितना सरप्लस जो है वो अचीव किया है। तो भारत का टोटल सरप्लस है दैट इज नियरली अबाउट 13.5 बिलियन, 1.3% ऑफ जीडीपी। रिसेंटली समय के साथ पहले हम डेफिसिट में हुआ करते थे, पर लगातार हम इसमें क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। सो इन जनवरी टू मार्च क्वार्टर 2025 जिसे हम Q4 के नाम से जानते हैं, इंडिया पोस्टेड करंट अकाउंट सरप्लस ऑफ USD 13.5 बिलियन, ठीक है, जो 1.3% है आपका टोटल, और ये हमारा ओवरऑल सरप्लस जो उसके रूप में जाना जाता है। अगर आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन है, which fintech startup based in Goa was recently authorized by RBI as a licensed payment aggregator? आरबीआई द्वारा हाल ही में लाइसेंस प्राप्त पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में अधिकृत कौन सा गोवा स्थित फिनटेक स्टार्टअप है? रोजर पे पहले ही काम करता है, फोन पे पहले ही काम करता है, एमएसवाइप भी पहले काम कर रहा है, अभी नया जो आया है वो आया है इंस्टीफाई। पेमेंट एग्रीगेटर के बारे में बात की जाए तो उन प्लेटफॉर्म को कहा जाता है जो एज अ मीडिएटर आपके बीच में काम करते हैं, पेमेंट को आपसे या मर्चेंट के बीच में जो एज अ दलाल के रूप में है, उसमें जो काम करें उन्हें हम पेमेंट एग्रीगेटर का काम कहते हैं। जैसे फोन पे भी अपने आप में पेमेंट एग्रीगेटर है। ये गोवा बेस्ड एक कंपनी है जिसने वर्तमान में क्या किया है, लाइसेंस दिया गया, और ये भारत में पेमेंट सर्विस को और स्मूथ करने में क्या करेगा, मदद करेगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन नंबर 7, what is the primary objective of MOU signed between SEPC, that is Service Export Promotion Council, and IAMAI, सेवा निर्यात संवर्धन परिषद, और इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बीच हस्ताक्षरित MOU का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये किस आधार पर एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, मिले हैं? तो अगर इसको समझा जाए तो द सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये ध्यान रखिएगा, सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल किसका अंग है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने प्रमोट इंडिया डिजिटल सर्विस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए एक MOU जो है वो साइन किया। The agreement includes forming joint working group with the government ministries and regulation to tackle trade-related bottleneck and support international market. ये भारत के ओवरऑल ट्रेड को एक्सपांड करने के लिए रहेगा। सो डिजिटल सर्विस एंड एक्सपोर्ट इसका क्या है, मेन मुद्दा है। भारत में ई कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देना, डिजिटल सेवा निर्यात की सुविधा प्रदान करना, घरेलू इंटरनेट बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाना, सो एनहांस द फैसिलिटेटिंग डिजिटल सर्विस एक्सपोर्ट। B is the correct option for that particular question. The next question, the question number 8, that's 8-1. Which of the following is the title of the Jagdish Shukla's 2025 memoirs that chronicles his journey in climate science and chaos theory? 2025 में प्रकाशित जैविक विज्ञान जगदीश शुक्ला की कौन सी आत्मकथा जलवायु विज्ञान अराजकता के सिद्धांत के उनके सफर का वर्णन करती? There is a book known as A Billion Butterfly, A Life in Climate and Chaos Theory. A Billion Butterfly जो है ये उनकी बुक है। A is the correct option for question number 8. एक रिमार्केबल साइंस जो आपके क्लाइमेट साइंटिस्ट है मिस्टर जगदीश शुक्ला। इस तरह के क्वेश्चंस हमने बुक और टाइटल के भी कई एग्जामिनेशन में देखे हैं, इसलिए जो किताब है ये काफी महत्वपूर्ण है। ये थे आज के करंट अफेयर, कल और परसों के जो करंट अफेयर्स रहे हैं वहां तक के, जहां से सवाल बनना ऐसा लगता है कि ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना ना भूलिएगा। और आखिरी में द क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का सवाल, विच इज करेंटली द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया, वर्तमान में भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु पटना, बोगीबिल ब्रिज आसाम, धोला सादिया ब्रिज भूपेन हजारिका सेतु, दियांग रिवर ब्रिज दैट इज सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश। 4 ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।